हेलो, नमस्ते, राम राम। आप देख रहे हैं आकाश मैथ्स और फिर से कैमरे और बोर्ड के बीच में मैं हूं आकाश, जो आपके सपने सरकारी नौकरी को पाने में मैथ्स रूपी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको बेहद ही सहायता करूंगा। बेहद ही शानदार तरीके से आपके लक्ष्य के पाने में आपके साथ रहूंगा। क्योंकि आजकल जो एग्जाम का सिनेरियो पैटर्न जो है उसमें आपको बहुत ही अधिक सवालों को बहुत कम समय में करना होता है, जो कि अगर आप पुराने या लंबे तरह के कॉन्सेप्ट से करेंगे तो यह संभव सा होगा और आप बार बार एग्जाम देते रह जाएंगे जॉब लेने की जगह। तो आपको जॉब लेना है, इसलिए मैं आपको मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इतने शानदार, इजी और छोटे अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जिससे आप एग्जाम में उसका यूज कर करके आप मैथ्स के सारे सवालों को बड़े ही आसान तरीके से बहुत ही कम समय में करेंगे, जिससे आपकी सफलता का द्वार खुल जाएगा। इसके लिए आप जुड़े रहें मुझसे और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें। आज की इस वीडियो में जो एमटीएस और हवलदार के रूप में एसएससी ने जो बम्पर वैकेंसी निकाली है, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इसको तो किसी भी हाल में नहीं छूट के जाने देना है। इसी को ध्यान में रख करके ही मैंने एमटीएस के प्रीवियस ईयर्स के सवालों को सीरीजबद्ध टॉपिक वाइज सीरीज मतलब बहुत सारे वीडियोज में आपको धीरे धीरे करके वो करवाऊंगा, जिससे आपके सफलता के द्वार खुलेंगे ही खुलेंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर ही जो एक होता है वो स्टैंडर्ड बताता है कि आपका आयोग बोर्ड उस लेवल तक गया है, जा चुका है, तो कम से कम आपको तो वहां तक जाना ही है। इसलिए आप किसी भी मतलब किसी पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरो, आपको प्रीवियस ईयर तो किसी भी हाल में करना ही होगा। वहीं से आपको रास्ता दिखेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, आप पिछले वर्ष जब एग्जाम हुआ था उसके लायक हैं या नहीं, उससे बेहतर ही आपको करना है। इसलिए प्रीवियस ईयर को तो किसी भी हाल में करना। इसलिए मैंने क्विक मतलब चुटकियों में आंसर सॉल्व करने का जो इस तरह का सीरीज नाम ही दे दिया है। इसमें मैं सिखाऊंगा आपको कि आप बेहद ही कम समय में कैसे प्रीवियस ईयर के सवालों को करते हैं। साथ ही साथ मैं कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा। अगर आपने कहीं क्लास नहीं किया है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आनी है। नए नए चीजें आपको सीखने को मिलेगा, जिससे आपका मोरल और कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं पिछले 5 जुलाई 2022 को और 6 जुलाई 2022 का 2 दिन का जो मतलब क्वेश्चन के सॉल्यूशन 2 वीडियोज में मैं डाल दिया हूँ। ये तीसरा वीडियो है, इसमें मैं 5 और 6 का डाल दिया, 7 जुलाई का मतलब क्वेश्चन डालूंगा। और मैं इसमें टॉपिक वाइज डाल रहा हूँ, जिसमें शुरुआत में मैंने बोला है, पहले पिछले वीडियो में भी मैंने ये बात बोली, पिछले वीडियो में मैंने ये बात बोला है कि इस सीरीज में सबसे पहले नंबर सिस्टम और उसके आसपास के जो उससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं, एज, एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, एचसीएफ, एलसीएम, ये सब जो हैं, इसको जिसमें नंबर्स का बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट होता है, गेम होता है उसके सॉल्यूशन में। तो पहले मैं इस तरह के सवालों को करवाऊंगा और उसके बाद परसेंटेज जिसमें ज़्यादा यूज होता है उसको करवाऊंगा। सिर्फ बचे हुए जो एडवांस वगैरह और सब हो गए उसको भी करवाऊंगा। मैं सारे सवाल आपको करवाऊंगा, आप जुड़े रहें। तो आज नंबर सिस्टम और उसके आसपास जो मैंने टॉपिक बोला उससे रिलेटेड 7 जुलाई के तीनों शिफ्टों का सॉल्यूशन करते हैं। चलिए आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो बोर्ड पे है। जैसा कि मैं आपको पहले बार बार ये बता रहा हूँ कि आपको चुटकियों में सॉल्व करना सिखाऊंगा। आपको ये पता देख करके ऐसा लगा कि काश आपको ये पहले पता होता, तो आप पहले ही सफल हो गए होते। और अगर आपकी पहली स्टेज है, आप यहीं से शुरुआत कर रहे हैं, तब तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इतने नायाब शानदार तरीके से मैं सॉल्व करना सिखाऊंगा कि आपको देखने से ही पता चलेगा कि अरे ये तो देख करके चुटकियों में ये करेंगे। तो आप देखिए, आनंद उठाइए, सीखिए और सफलता की राह की ओर बढ़ जाइए। तो प्रश्न है कि एक परिवार में 4 लोग हैं। 5 का डाल दिया है मैंने, 5 जुलाई 2022 वाला, 6 जुलाई का और ये 7 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का है। तीनों शिफ्ट का मैं करवाऊंगा। 20 के आसपास, 18-20 के आसपास यही होते हैं प्रश्न इस टाइप के। तो एक परिवार में 4 लोग हैं। इन चारों सदस्यों की औसत आयु 32 वर्ष दे रखा है। पिता की आयु 50 वर्ष, माँ की आयु 46 वर्ष और पुत्री की आयु 20 वर्ष है। परिवार के इकलौते पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। तो मुझे पता है कि जैसे 32 वर्ष है तो 32 में हम 4 से जैसे ही गुना करेंगे तो 128 आएगा और इसका जोड़ेंगे, माँ, पिता और पुत्री तीनों को जोड़ करके जो पुत्र दुलरुआ है उसका आयु निकाल लेंगे। आप भी ऐसे ही करेंगे, लेकिन आज के बाद से ये नहीं करना है। जब आयोग ऐसे सवाल दे करके आपको मौका दे रहा है कि आप बिना पेन पेपर के सॉल्व करो, तो क्यों समय बर्बाद करना है? नहीं करना है। समय बर्बाद करके साल भर फिर इंतजार करना नहीं।
आप जैसे देखिए, हमें पता है कि 4 हैं, एक परिवार में 4 लोग हैं और औसत 32 है। तो जैसे आपने कुल किया तो 4 दूनी 8। हम यूनिट डिजिट का, मैं पिछले कई वीडियो में बोला हूं कि मैं कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन सिखाऊंगा, जो उससे बेहद जरूरी है। कॉन्सेप्ट तो बहुतों को पता होता है, लेकिन एप्लीकेशन, तर्कस में बाण बहुत हैं रखे हुए हैं, लेकिन सही समय पे लक्ष्य को साधने का तरीका आना चाहिए, वही मैं सिखाऊंगा। तो जब 4 लोग हैं और 32 वर्ष आयु है, ये जैसे ही मैं ऑप्शन लिखा तो मुझे पता चल गया कि इन सभी का यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो उसका यूज कर लेते हैं। जब दे ही रखा है, आयोग ही चाहता है कि आप सेकंडों में करें। तो परिवार के 4 लोग हैं, इनकी औसत आयु 32 है, यानी 4 दूनी 8। टोटल का यूनिट डिजिट 8 होगा। क्या होगा, कितना होगा, पूरा नंबर से हमें नहीं चाहिए। अब जोड़ते हैं इसे, 0 है इसका यूनिट डिजिट, और ये 6 हो गया, और ये 0, यानी जब तीनों को हम ऐड करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। और टोटल का 8 है, तो 6 में क्या जोड़ेंगे 8 बनाने के लिए, तो 2 जोड़ेंगे। तो 2 हम करेंगे, टिक, 2 को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या मतलब ऐसा लगता है कि ये बनाने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। आप जैसे ही देखें, अच्छा 4 दूनी 8 आएगा, 0 है, 6 0 है, तो 6 में 2 जोड़ेंगे, 8 आएगा, 12 वर्ष हो गया। और अगर आपको लगता है कि 32 चौके 128, उसके बाद 50 46 96, 50 और 46 96 करेंगे, उसमें 20 जोड़ेंगे तो 116 आएगा, और उसमें 12 जोड़कर 128 करेंगे। आप इतना करना चाहेंगे? नहीं, ये छोटे नंबर्स हैं, तब ना आपको क्लियर इस तरह का दिख रहा है। अगर हाँ, जब ये 2 कई और बार होता है यूनिट डिजिट में, तो हम ये लगाते। जहां यही सीखना है कब कौन सा, जैसा देश वैसा भेष, तो जैसा सवाल वैसा कॉन्सेप्ट लगा के सफलता की ओर बढ़ेंगे। बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो बोर्ड पे है। बड़ा इजी है, एलसीएम, एलसीएफ, मल्टीप्लिकेशन, यही सब सारी चीजें हैं इसमें। ये सब हम वही तरीके से एकदम चुटकियों में ना किया तो आप फिर कहना। प्रश्न है कि 2 संख्याओं का एचसीएफ 6 है और इन 2 संख्याओं का गुणनफल 72 है, तो दोनों का एलसीएम ज्ञात करें। तो दोनों का एलसीएम ज्ञात करें। अब आपको पता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उन 2 संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो जब हम गुणनफल में एचसीएफ से भाग देंगे तो एलसीएम आएगा, यानी कि 12 आएगा। टिक करेंगे, लेकिन चलिए लिख देता हूं, नहीं तो फिर पता चला कि मतलब शौक नहीं करना है, आपको ऐसे यूज करना है। जैसे पता ही है, फिर भी लिखता हूं। मैं बोला हूं कि मैं कॉन्सेप्ट भी सिखाता रहूंगा। तो हमें पता है कि HCF, हम मेरे साथ साथ तो मंगल ग्रह वालों को भी पता है कि HCF इंटू एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। संख्या का ये गुणनफल होगा। तो दोनों संख्या का HCF 6 है, एलसीएम तो हमें निकालना है, और गुणनफल 72 दे रखा है। तो 12 लिखना नहीं है, ऐसे नहीं करना है। मेरे साथ बने रहिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। ऐसे ही देख करके आप ये करेंगे, अच्छा 72 में 6 से भाग देना है 12, और अगले प्रश्न की तरफ कूदेंगे आप। एकदम बढ़ना नहीं है, सरकना नहीं है, कूद जाना है देखते हुए एकदम। जैसे आप जीएसजीके वगैरह के जो सवाल आते हैं, तो जो आपको आता है उसे आप कितनी आसानी से बस देखा आपने कि अच्छा भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, तुरंत टिक किया, जो भी वो पूछे, कहने का मतलब इतना इजी तो नहीं पूछेगा। तो वही मैथ्स में करेंगे, एकदम ऐसे दिखा, एकदम टिक किया और आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न औसत का। एमटीएस को मैं बार बार बोल रहा हूँ, औसत से बड़ा प्यार है, तो औसत के जितने सारे सवाल आपको कहीं से भी मिले उसे कर लेना है। इसे ही करते हैं। 10 के पहले 6 गुणजों का औसत क्या होगा? तो 35 होगा। 10 के 6 गुणजों का औसत क्या होगा? तो 35 होगा। आप भी ऐसे ही करेंगे आज के बाद से। उसी लायक ये जीके जीएस जैसे सवाल हैं, मैथ्स के सवालों में मतलब जो कहा जाए, कंपेयर किया जाए, तो हूबहू वैसा ही है। जैसे 10 के 6 गुणजों का औसत, तो आप ये मत करने लगना कि अच्छा 10 लिखा, 20 लिखा, 30 लिखा, 40 लिखा, 50 लिखा, 60 लिखा। जैसे मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि आप ऐसे मत करने लगना कि 10, 20, 30, 40, 50, 60 आपने ऐसे लिखा, और इसको 6 से आप भाग दोगे तो कितना हो गया? 100,
100, 110, मतलब जैसे ये हो गया, सॉरी 210 हो गया। ये 60, 40, 100, 50, 50, 100, 200, 210 को जैसे ही आप 6 से भाग दोगे, 6 से भाग दोगे तो दे दो। अगर आपको ऐसे ही समय बर्बाद करना ही है, जो मैं कर रहा हूँ, अक्सर ऐसे लोग करते हैं, मैंने देखा है कि अच्छा 6 से तो वो 6 से भाग दिया रहा है, 6 8 आ रहा है, 3 उतरा 30, 6 5 35, और तब ये जाके करेगा। नहीं करना है आपको ऐसे। आपको क्या करना है, आपको पता ही है कि 10 के सारे गुणज पूछ रहे हैं। अगर 10 आप यहाँ से कॉमन लोगे तो 1 2 3 यही तो होता है गुणज। और क्या होता है कि 10 बचपन से पहाड़ा पढ़ते आए हैं, अगर आप बिहार से हैं तो, कि 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40, ऐसे पढ़ते आए हैं। यानी 10 में 1 2 3 4 5 से ही तो हम गुना कर रहे हैं। तो 10 के 6 गुणज का मतलब ही हुआ कि सब में 10 से गुना होगा। जैसे ये देखिए 1 2 3 4 5 6 से गुना होगा। तो इसका जो औसत हम निकालेंगे, उससे हम 10 से गुना कर देंगे। यही तो करना होता है इसमें। तो यही आपको नहीं करना है आज के बाद से। हमें पता है औसत ऐसे भी नहीं, औसत जब भी संख्याएं दे, लगातार दे, गुणज मतलब लगातार हो गए ये, तो इस तरह का दे कि पहले लिख दिया तो पहले लगातार हो गए 1 से लेकर के 6 तक। तो हम ऐसे ना ऐसे कैसे भी नहीं करेंगे। हमें पता है कि 1 से 6 का हम निकालेंगे तो 1 से 6 का औसत क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 यानी कि 3.5, 7 बटे 2 3 और 10 का तो हम 10 से इसमें गुना कर देंगे, 10 गुने 3.5 और आंसर हम ये नहीं है, आंसर हम टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यही मैं बोला कि जैसे ही आप देखोगे कि 10 के पहले 6 गुणजों का औसत क्या होगा, 10 के पहले 6 का तो 6 का 6 गुणज यानी 1 से लेकर के 6 सब में ये होगा। तो 1 और 6 को हम जोड़ेंगे। आज से आपको ऐसे ही करना है। जैसे आपको पूछ दे कि 50 के 10, अगर आपसे सवाल ये पूछे कि 50 के पहले 10 गुणजों का औसत क्या होगा, तो 1 से 10 का औसत हम निकालेंगे। 10 गुणज पहले बोले तो हमें 1 से 10 का औसत पता होता है, नहीं पता तो आप ध्यान में रखें कि 5.5 होता है, 5.5 होता है। अब उसमें जैसे ही हम 5 जोड़ेंगे तो हम 5 से हम गुना कर देंगे, 50 से मतलब 5.5 में हम गुना कर देंगे, जो आंसर आएगा लिख देंगे। ठीक वही करना है इसमें, आपको ऐसे नहीं करना है। आपको पता है कि 6 गुणजों का यानी 1 प्लस 6 3.5 होगा, उसमें 10 से गुना करेंगे 35 आएगा। या तो आप ऐसे करो और नहीं तो आप ऐसे करो कि 6 4 10, 10 20 1 11, 22, ये हो गया 6 5 11 4 15, 15 20 1 21 और ये 10 और ये 6। आप ऐसे करो, 210 ऐसे करो, बात नहीं बदलनी, वही आना है। रास्ते बदलने से आंसर नहीं बदलते। तो क्यों ना सबसे कम समय में तय होने वाला रास्ता को तय करें। वो रास्ता ही मैं आपको दिखा रहा हूं। बढ़ते हैं आगे। अब चौथे प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। आप इसे देखो, रेशियो का है a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/7 हो तो 4a + 3b - c का अनुपात a + b + c से बोल रहा है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताए हैं ऐसे कि जब ऊपर कोएफिशिएंट वेरिएबल का कोएफिशिएंट गुणांक कुछ भी ना हो और हर में कुछ कुछ नंबर्स दिया रहे तो अनुपात उनका यही होता है। यही होता है अनुपात। कैसे मैं बता दूंगा किसी न किसी वीडियो में। और ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। आपको किसी को समझाना नहीं है, नंबर उठाना है। नंबर उठाने के लिए आपको लिखना नहीं है। आपको पता हो गया कि a का मान 2 होगा, b का मान 3 होगा और c का मान 7 होगा अनुपात वाले वैल्यू में। इसे हम सिर्फ ऐसे लिखेंगे और जो ये कह रहा है वो कर देंगे। मुझे पता हो रहा है कि ये a + b + c बोल रहा है, a + b + c दूसरा पद होगा तो 7 दिन 10 2 12 यानी कि 12 अथवा 12 का कोई ना कोई कोएफिशिएंट ही 12 अथवा 12 का कोई ना कोई फैक्टर ही दूसरे पद में होगा। या तो ये आंसर होगा और नहीं तो पहला या तो चौथा ऑप्शन, दोनों में यही होगा। मैं ही बोल रहा हूं कि जब तर्कस में जो बांध चलाने का सही समय आएगा वो चलाएंगे। हम यहाँ पे इससे गेस नहीं कर सकते, हम इसको सॉल्व करेंगे, वो भी बेहद आसान है। लेकिन अगर किसी एक में 6 होता तो मैं नहीं बनाता और ना आपको बनाने के लिए बोलता। नहीं बनाना है आपको। ये 7 3 10 2 12 जैसे ही आता, अगर 6 कहीं दिख जाता इसमें या इसमें एक ऑप्शन होता, उसे टिक करके आगे बढ़ते, चेक नहीं करते। चेक करने में आपको समय नहीं बर्बाद करना है। बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स ये करते हैं और वो फिर अगले एग्जाम की तैयारी, अगले एग्जाम के इंतजार करते हैं कि आपका वैकेंसी आएगा, क्योंकि वो चेक करने में समय बर्बाद कर देते हैं। उतने देर में दूसरे प्रश्नों को वो करेंगे। तो कॉपी पे इतनी प्रैक्टिस कर लेना है कि एग्जाम में चेक करने की बारी ना आए। तो यहाँ 12, ये तो जैसे जोड़ ही लिया हूं तो ये 12 यहाँ आया।
12। अब ये निकालना है तो 4 दूनी 8 होगा और 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 और 9 8 17, सॉरी 9 8 17 हो गया और 17 में से 7 गया यानी 10, 10 अनुपात ये यानी कि 5 अनुपात 6। जब इसे हम 2 से भाग देंगे तो 5 6 आएगा, 5 अनुपात 6। टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, है नहीं जी। 5वां प्रश्न बोर्ड पे है, इसे सॉल्व करते हैं। मैंने नाम की जगह SR भी लिख दिया है, इसी से नाम शुरू था। ये ऐसे सवाल हैं जो एग्जाम में आपको पढ़ने में समय बर्बाद करवाते हैं और आप उससे डर जाते हैं। पढ़ने का 1/4 समय भी नहीं इसे सॉल्व करने में लगेगा आज के बाद से। इसे हम देखते हैं। एक नगर पालिका चुनाव में 3 प्रत्याशी SRV ने चुनाव लड़ा और उन्हें मिले वैध मत 11:4:9 के अनुपात में थे। यदि विजेता ने अपने निकट प्रतिद्वंदी को 8,350 मतों से हराया तो चुनाव वैध मत, क्या चुनाव में कितने वैध मत थे, मैंने इसे छोटा करके लिख दिया, नहीं तो 2 लाइन और बढ़ता ही है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। जैसे जो वोट मिला वो किस अनुपात में है, 11:4:9। तो जल्दीबाजी में आपको ये नहीं देखना है कि ये जीता तो ये हारा, नहीं, ये ब्लंडर नहीं करना। जो सबसे ज्यादा वोट मिलता है वो जीतते हैं और उसके बाद जो निकट प्रतिद्वंदी कौन होगा, 4 वाला नहीं, ये वाला होगा, यानी S जीता है और V उसका निकट प्रतिद्वंदी है 9 वाला। तो इन दोनों का प्रतिद्वंदियों का मत जितना मत से हराया, तो रेशियो में हम देख रहे हैं कि रेशियो में बोलेंगे कि इसे 9 वोट मिले हैं और इसे 11 वोट मिले हैं, यानी कितने वोट से हराया, 2 वोट से। कितने वोट से हरा रहा है ये 2 वोट से हरा रहा है रेशियो के हिसाब से। लेकिन एक्चुअल में रियल में क्या हो रहा है कि ये 8,350 वोटों से हरा रहा है। तो यही 2 है जो 8,350 वोट के बराबर होगा। तो हमसे पूछ रहा है कि वैध मत चुनाव में कितने थे, तो यही वैध मत है। तो 2 का मान इतना है तो 11 4 15 टोटल हम इसे जोड़ देंगे। वैध वोट यही है, शुरू में ही दे रखा है। तो 11 9 20 4 24, यानी कि आपको पता है कि 2 में यहाँ से हम जैसे कुछ एक वेक नहीं निकालना है, 12 से गुना करेंगे तो 24, तो यहाँ से भी हम 12 से गुना करेंगे तो एक्चुअल आंसर आ जाएगा। तो जैसे ही हम इसे गुना करेंगे तो ये 83 50, जैसे ही 10 से गुना करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। जब 2 से गुना करेंगे तो शून्य का शून्य तो आएगा ही, 8 दूनी 1670 आएगा, 1670, 16,700 आएंगे, मतलब 8,350 है। तो इसे जैसे हम जोड़ेंगे 0 0 7 5 12 के 2 हाथ में रहा, 1 6 3 9 1 10 के 0 हाथ में रहा, 1 9 1 10 हमें कहाँ दिख रहा है, हमें लास्ट में ये, और ये एक तरह का है तो ब्लंडर नहीं करना है, ये इसका टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बोर्ड पर जो छठा प्रश्न है उसे हम सॉल्व करते हैं। मैं ये रिकॉर्डिंग आउटडोर में करता हूँ अच्छे लाइट्स के लिए, और अभी तो बसंत का मौसम चल रहा है, तो बसंत में आपको कोयल, पपीहे, गौरय की आवाज़ें सुनने को मिलेगी। वो संगीत देते हैं इस वीडियो में, आप भी उसका आनंद उठाएं। तो पढ़ते हैं कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 33 है। इन 5 संख्याओं में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल पूछ रहा है। आपको पता है कि जब भी क्रमागत दे और उसका औसत दे तो आज से आप सबसे बीच वाला वैल्यू होता है। तो 5 दिया है तो 1 2 3 4 5 ऐसे आप ऐसे भी मुजवाने ही करेंगे, बस आपको मैं सिखाने के लिए लिख रहा हूं। तो ये तीसरे नंबर पे होगा वो 33 होगा। यही औसत जो होता है ना, औसत एवरेज लिख रहा हूं मैं उसे, एवी एवरेज, ये बीच वाला होता है। इधर 2 संख्याएं, इधर 2 संख्याएं, वो बीच वाली संख्याएं होगी। क्रमागत पे 6 होगा तो यहाँ पे बीच में आएगा, उसके एक इधर उधर सम वाले का भी मैं कई क्वेश्चन जो कल भी बताया वीडियो में, पिछले वीडियो में, वहां उसमें भी है। और आगे आने वाली वीडियो में जब सम संख्याएं आएंगी, जैसे 5 की जगह 6 होगा, तब भी मैं बताऊंगा। तब तक के लिए फिलहाल ये देखते हैं कि ये 33 होगा तो ये क्या होगा, 35 होगा, और ये 37 होगा। ये 33 होगा तो ये 35 होगा, ये 37 होगा, और ये 31 होगा, और ये 29 होगा। तो बोल रहा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल तो 9 7 63, और यूनिट डिजिट सिर्फ इसी में 3 है, तो हम इसे टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। गुना नहीं करना है, गुना करने के लिए दूसरे को छोड़ दीजिए। जो इस वीडियो को नहीं देख रहा है गुना वो करेगा, जो देखेगा वो नहीं करेगा। 9 7 63, अच्छा 3 आ रहा है तो आएगा ही। और आपको एग्जाम में ऐसे चेक नहीं करने लगना है कि अच्छा गुना करेंगे तो ये 29 में जैसे ही आप 37 से गुना करोगे
तो ये हो जाएगा 30 90 और 7 21 यानी 111, यानी कि जैसे हम उससे गुना करेंगे तो ये 1130, और 1130 में आप जैसे 37 घटाओ, 1110 में आपको 37 घटाना पड़ेगा, घटा करके भी यही आएगा 1073 आएगा, 1073 आएगा। तो आपको ऐसे गुना करके लाना है या गुना करना है, या 9 7 63 3, अच्छा 3 तो इसी में है, गुना करेंगे आगे बढ़ेंगे। बोर्ड पे जो 7वां प्रश्न है इसे सॉल्व करते हैं। जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, एमटीएस को औसत से बड़ा प्यार है, ध्यान रखिएगा। औसत के सारे सवालों को सॉल्व करना है आपको एग्जाम से पहले। क्वेश्चन है कि 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु, वर्तमान औसत आयु 24 वर्ष है। यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 8 वर्ष है तो इस सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले परिवार की औसत आयु क्या थी? अच्छा, वर्तमान में 24 है और 5 सदस्य वाले हैं, यानी टोटल कितना हो गया? 24 25 120 हो गया। और 8 वर्ष पूर्व जन्म, मतलब उसका 8 वर्ष का है तो उसका जन्म यानी 8 साल पीछे टाइम ट्रेवल करते हैं हम लोग। चलो पीछे चलो, हॉलीवुड की मूवी की तरह टाइम ट्रेवल करके पीछे चलते हैं। तो पीछे चलेंगे तो परिवार के सभी सदस्यों का 8 साल उम्र घट जाएगा। तो 5 सदस्य हैं उनका 8 साल उम्र घट जाएगा, यानी कि टोटल 8 5 40 साल घट जाएगा। यानी कि उसके जन्म, उसका भी उम्र घटा दिया, उसमें बच्चे का भी उम्र है, बच्चे का भी 8 घटेगा क्योंकि 8 साल का वो है, जन्म के समय 0 होगा। तो ये घटेंगे तो ये परिवार का टोटल हो गया उसके जन्म के समय। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि उसके जन्म से ठीक पहले का पूछ रहा है, तो बच्चा तो नहीं ना था, लोगों को पता थोड़ी था कि वो बच्चा आने वाला है। तो मतलब बच्चा नहीं था, तो बच्चा नहीं था तो परिवार के कुल सदस्य कितने होंगे? 4 होंगे। तो ये 4 तिया ये 30 हो गया, ये 10 हो गया, यानी कि 20 हो गया आंसर। या तो आप 120 में से 40 घटा के 80 में 4 से भाग दो, या तो आप ऐसे भी भाग दो। तो मैं ये सिखा रहा हूँ आपको करने का तरीका। तो ऐसे जब बड़े संख्याएं होते हैं तो बड़ा आसान होता है कि अच्छा इससे भागा दे करके 20 को हम टिक करेंगे, टिक करते हैं। चलो 20 वर्ष था और आगे बढ़ते हैं। बोर्ड पे 8वां प्रश्न जो है उसे हम सॉल्व करते हैं। ये भी एवरेज औसत का ही प्रश्न है और मैं बोल रहा हूँ बराबर, एमटीएस को एवरेज से बड़ा प्यार है, सारे सवाल को हल करके ही जाना है आपको। और ये अब यहाँ देखो, हाँ एक और चीज है, ये पिछले प्रश्न से ही, ये दूसरे शिफ्ट का 7 जुलाई 2022 के दूसरे शिफ्ट का ये सब पेपर में आया हुआ है, पिछले प्रश्न से। उससे पहले का पहले शिफ्ट में था। क्वेश्चन है कि 5 छात्रों के औसत अंक 85 है। यदि एक नए छात्र के अंकों को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत अंक 84 हो जाता है। इसलिए इसको शामिल नहीं कर रहा था, औसत को गिरा दे रहा है 1 से, इसलिए तो नया छात्र का अंक पूछ रहा है। तो 5 5 25 और ये 6 6 24, यानी 25 में से 9, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप भी ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने किया, इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। इसको दोनों तरीके से बताऊंगा। दोनों तरीके जो मैं सिखा रहा हूँ वो बेहद ही शानदार हैं ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। जैसे ही 5 का हम टोटल करेंगे उसका यूनिट डिजिट 5 होगा, ठीक है। और छठा भी आ गया है, हमें नहीं पता है छठा का कितना अंक है, यही तो निकालना है। लेकिन छठा को आने से औसत जो है एवरेज 84 हो जाता है। तो जब इसमें हम 6 से गुना करेंगे 84 में, तो इसका टोटल आएगा, यानी इसका यूनिट डिजिट 4 जो आएगा, 6 6 24 4 आएगा। तो 5 में आप क्या जोड़ेंगे कि 4 आएगा। 5 में आपको यहाँ 9 जोड़ना होगा, तो आप 79 को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक ये हो गया। और दूसरा जो मैं, ये तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट हो गया, और दूसरा मैं जो एवरेज के लिए पार्टी साटी वाला कॉन्सेप्ट जो सिखा रहा हूँ वो, कि जैसे अगर ये 50 छठा जो है, छठवा लड़का जो है कम नंबर वाला, वो अगर इस ग्रुप में 85 मार्क्स ही वो लाया होता और इस ग्रुप में शामिल होता तो क्या औसत में कोई चेंज होता? नहीं। जितना रिक्वायरमेंट था मतलब इस ग्रुप का कि 85 नंबर तभी आओगे, क्योंकि एवरेज अपना 85 है। लेकिन ये रिक्वेस्ट किया, यार 85 तो नहीं है, लेकिन रख ले। बोला आ जा, चल इतना तो अपना है, अपना भाई है, आ जा। तो आया तो ये 84 कर दिया। 85 लाता तो कोई चेंज नहीं होता, लेकिन 84 लाया, यानी 1 घट गया। कितने का? 5 बंदे पहले से और 1 खुद का, वो तो यानी 6 वो कम लेके आया, सबका 1 1 घटा दिया, 1 1 6 का घटा दिया, यानी कि वो 79 लेकर के आया। दोनों ही आपको ऐसे ही समय, मतलब बिना पेन उठाए बनने वाले क्वेश्चंस हैं जब आप मुझे देख रहे हो। तो बढ़ते हैं आगे।
बोर्ड पे जो नवा प्रश्न है उसे हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न बड़े बड़े हैं, समय आपको पढ़ने में लगेगा और आपको ना पता हो तो बनाने में भी लगेगा। ये समय बर्बाद ही करने के लिए इतने बड़े बड़े प्रश्न देता है आयोग। पढ़ते हैं। किसी सड़क की 3 अलग अलग क्रॉसिंगों पर ट्रैफिक लाइटें, यहाँ ट्रैफिक भी था, मैं छोड़ दिया हूँ, लाइटें क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड के बाद बदल जाती है। यदि वे सुबह 8:20 में एक साथ बदली थी तो अगली बार वो किस समय पर फिर एक साथ बदलेगी। तो ऐसे प्रश्नों में जब भी लाइट जलने वाला हो, घंटी बदलने वाला हो, डंडे मारने वाला हो, कुछ भी हो, ये लगातार वाले जब ऐसे हों तो इसमें एलसीएम निकालना होता है। तो यहाँ एलसीएम हम निकालेंगे 48 का, 72 का और 108 का। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 108, 36 या 108, 36 दूनी, इसमें से 2 ले जाएंगे और ये 12 चौके 2 लेकर के चले गए हैं। 12 चौके 48 का, 4 का 2 ले गए हैं, यानी 2 और आएगा। तो ये हो गया 4 से जैसे गुना करेंगे यानी 432 सेकंड बाद, 432 सेकंड बाद, हर 432 सेकंड बाद वो एक बार एक साथ बदलेगी। मतलब हर 432, तो मिनट में निकालते हैं टाइम के लिए। जैसे 60 से भाग देंगे हम तो ये 7 मिनट आएगा, 7 छक्के 42, तो 7 मिनट हो गया। और 42 के बाद 420 के बाद 12 सेकंड आया, 12 सेकंड आया। अब 8:20 में 7 जोड़ेंगे तो 8:27 12 सेकंड। ऑप्शन को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब हम 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं जो बोर्ड पे है। बड़ा इजी है, देखते हैं। ऐसे प्रश्न है ना, ये क्लासिकल प्रश्न है, आपको पुराने से पुराने किताबों में भी ये मिल जाएगा। किसी पत्थर का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। 1,20,000 रुपये मूल्य के पत्थर को 2:3 के अनुपात में 2 टुकड़ों में तोड़ा जाता है, तो दोनों टुकड़ों का कुल मूल्य बोल रहा है। जब भी आप ऐसे सिचुएशन में आप पत्थरों को तोड़ करके बेचोगे तो उसमें हानि ही होता है। कई बार हानि पूछ चुका है एग्जाम वगैरह में, तो इसमें जो पूछ रहा है वही हम करते हैं। बोला कि भार, टुकड़ों के भार का अनुपात क्या है कि 2:3 में से तोड़ा गया, 2:3 में तोड़ा गया। तो इसको अगर एक साथ वो होगा अनुपात वाले मान के हिसाब से, जब वो एक साथ होगा तो टोटल कितना होगा, टोटल 5 के बराबर होगा। इसका मूल्य जो होता है ना भार के वर्ग के समानुपाती होता है, यानी 2 का 4, 3 का 9 और जब एक साथ होगा तो 25। वो यही कह रहा है कि जब एक साथ था, जब 25 था, 25 उसका मूल्य होगा। लेकिन एक्चुअल में यही 25 जो है एक्चुअल में 1,20,000 के बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है कि मैं बोला ना टुकड़ों में, इसे टुकड़ों में तोड़ने पे कितना होगा 13, 4 और 9 13 के बराबर होगा। तो जब 25 1,20,000 के बराबर होगा तो यही टुकड़ों के भार के बाद जो रेट आया उसको टोटल मूल्य पूछ रहा है। तो 25 का 1,20,000, तो 1 का तो 25 चौके 100 और 25 अठे यानी 4800, ये हो जाएगा 1 का। तो 13 का हम निकाल देंगे तो 13 का हो जाएगा 13 × 5 = 65 और 65,000 में 13 दूनी 26, 260 घटा देंगे, मतलब 2600 घटा देंगे 65,000 में, यानी 62,400 होगा। जैसे अब हम लोग जो बोर्ड पे जो 11वां प्रश्न है इसे सॉल्व करते हैं। एमटीएस के हिसाब से तो इसे टाइम टेकिंग प्रॉब्लम माना जाएगा, क्योंकि पढ़ने में भी समय लगेगा और सॉल्व करने में भी थोड़ा बहुत समय देना पड़ेगा। तो ये CHSL CGL में पूछा जाए SSC के द्वारा तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ये तो मतलब क्या सोच करके वो पूछते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। 45% अल्कोहल वाले विलयन और 60% अल्कोहल वाले एक अन्य विलयन को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। इस प्रकार बने विलयन को 72% अल्कोहल वाले विलयन के में किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे प्राप्त विलयन में 66% अल्कोहल हो। मतलब ऐसे सवाल अगर आप पहले से मैथ्स कर रहे हो तो कर रहे होंगे, लेकिन मैं इसे आपको एवरेज से बना करके दिखाता हूँ। नया कॉन्सेप्ट आपके पास होगा सीखने के लिए, आपके तर्कस में एक नया बान आएगा। वो ये है कि ये 2 और 3, ये एक ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है। या आप मान लो कि ये 2 बच्चे हैं और 3 बच्चियां हैं। इन्होंने 45 रुपये, 2 जो हैं 45 रुपये इकट्ठे कर रखे थे। इनके ग्रुप में एक और आ रहा है, 3 बच्चों का एक और ग्रुप इनके ग्रुप में शामिल हो रहा है। तो अगर ये भी 45 तीनों ले करके आते तो इनका भी एवरेज 45 ही रह जाता, कोई बदलाव नहीं आता। लेकिन ये तीनों 60 ला रहे हैं। कितना ज्यादा ला रहे हैं, ये 15 ज्यादा ला रहे हैं, तीनों ला रहे हैं 15 या 45, यानी 45 टोटल ला रहे हैं। ये जो एक्स्ट्रा 45 एक्स्ट्रा ला रहे हैं, लाना था 45
और ये 60-60 ला रहे हैं तीनों, यानी 15-15 एक्स्ट्रा, यानी 15 या 45 ये एक्स्ट्रा लेकर के आ रहे हैं। और जब ग्रुप में शामिल हो गए तो ये 45 पांचों पे बटेगा, 3 2 5 कद्दू कटा है तो सब में बटेगा वाला वो मामला है। तो 45 को ये 5 से बटेगा, यानी सब ये टोटल जो हो गया 45 9 54% हो गया। ये मिलाने के बाद यही तैयार होगा। ये जो 45 एक्स्ट्रा लाया था ये पांचों में बटा, पांचों के हिस्से में 9 आया, यानी अब ये 54% वाला मामला हो गया। अब इसी 54% वाले जो मिक्सचर है उसको 72% वाले के साथ मिलाया गया। तो हम एलिगेशन लगाते हैं और ये मिलाने के बाद 66% का तैयार करना है। तो पूछ रहा है कि किस अनुपात में लगाएंगे। तो 66 में से ये 54 घटेगा, यानी कि 12 हो गया, और 72 में से 66 जाएगा तो 6 हो गया, यानी 1:2। 1:2 को हम टिक करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। अब हम 12वें प्रश्न को हल करते हैं। यह है कि एम एन के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि एम 20 है तो एन का मान 70 है, और यदि एन 50 हो तो एम का मान कितना होगा। इसको लिखते ऐसे हैं, ये ऐसे लिखने का है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसे हम एक कांस्टेंट के द्वारा हटाते हैं। एम बराबर आप के लिखो, अक्सर के कांस्टेंट को लिखते हैं एन। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि यदि एम 20 हो तो के बटा एन क्या होगा, 70 होगा। यहाँ से आप के का वैल्यू 1400 निकाल लिए, ठीक है, 1400 निकाल लिए। तो अब यही बोल रहा है कि इसी में कि यदि एन बराबर 50 हो तो एम का मान कितना होगा। एम का मान एन अभी हम निकाले, के जो है ये 1400 के बराबर है। एन का मान अगर 50 दे तब, और ये हो गया 14 दूनी 28, और 28 को हम टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसमें बस कुछ नहीं होता, ये आप इसको जितना ध्यान शॉर्ट में ये रख सकते हो कि यही जब के बराबर क्या होता है, एम इंटू एन होता है। अक्सर के बराबर मतलब ऐसे आप ध्यान रखो तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर है। के बराबर एम इंटू एन होता है। तो जो वैल्यू वो कहे आप पुट करके चेक कर सकते हो। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। ये 14 मतलब आप कर सकते हो इसका 2 गुना। जैसे ही आप यहाँ मैंने वही किया कि 28 से भाग देने के लिए, कभी सिखाऊंगा कि कैसे ऐसे भाग देते हैं। किसी और सवाल में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब हम 13वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि दो संख्या x और y है। x का 40% जो है y के 60% के बराबर है। तो यहाँ ये 20 दूनी और 20 दिया, तो x बटा y बराबर 3/2 बराबर है। यदि x और y का औसत 225 है तो x और y का अंतर क्या होगा। जब x y का औसत 225 है तो x y का योग कितना हो जाएगा, 450। और यहाँ से योग क्या रहा, 3 + 2 5। यही 5 जो है रेशियो में 3 और 2 5 जो योग है, तो औसत में हम 2 से गुना करके यहाँ से योग निकाल लेंगे, जो टोटल 485 के बराबर है। 450 के बराबर है एक्चुअल में। तो यहाँ से पूछ रहा है कि x और y का अंतर, तो अंतर कितना है इन दोनों का, रेशियो में 3 2 अंतर 1 है, तो 1 का मान पूछ रहा है। 1 का मान 90 आएगा। 90 को हम टिक करेंगे और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हम 14वें प्रश्न को हल करते हैं जो बोर्ड पे है। ये तीसरे शिफ्ट का प्रश्न यहाँ से शुरू हो गया था। दूसरे शिफ्ट के प्रश्नों को देखकर तो आज गजब लग रहा है कि इतने बड़े बड़े प्रश्न, उन बेचारों का क्या हुआ होगा जो देख करके जो वो पेपर दिए होंगे उस शिफ्ट में। तो हम 14वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 2 स्कूटरों की चालों का अनुपात 9:5 है। यदि दूसरा स्कूटर 6 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो पहले स्कूटर की चाल ज्ञात करें। इसे हम टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले में रखना चाह रहा था, लेकिन अनुपात वगैरह तो इसमें बता देता हूँ, वहाँ ही बता दूंगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। 2 स्कूटरों की चालों का अनुपात दे दिया है कि 9:5 है। दूसरा स्कूटर 6 घंटे में 75 किलोमीटर चलता है। दूसरे की बात कर रहा है। ये 5 जो है यही हम 6 को ही मान लेंगे। 6 घंटे से हमें मतलब नहीं, हम 75 लेकर के चलते हैं कि 5 का मान यही जो है चाल दे रहा है। तो हम जैसे चाल क्या होता है, प्रति घंटे होता है चाल, यही किलोमीटर प्रति घंटे में इसका पूछ रहा है, लेकिन किलोमीटर 75 किलोमीटर प्रति 6 घंटा का ये दिया हो तो हम उसी में निकालते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या करूंगा। तो 5 यही है दूसरे का चाल, और यहाँ क्या दे रखा है कि 75 किलोमीटर प्रति 6 घंटा चाल है, तो प्रति 6 घंटा का चाल निकालेंगे। तो 5 में 15 से गुना करेंगे तो 75, तो 9 में जब हम 15 से गुना करेंगे तो 135 आएगा। तो ये क्या निकला, 135 किलोमीटर प्रति 6 घंटा निकला।
तो 1 घंटे का क्या हो जाएगा, तो 1 घंटे का 6 से जैसे ही इसमें भाग देंगे तो 6 दूनी 12, 1 उतरा 15 हो गया, 6 दूनी 12, 3 6 25 30, ये हो गया 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा। हम 6 घंटे का इसका 75 बोले तो 6 घंटे का इसका निकाल दिए, तो ये 6 घंटे में 135 किलोमीटर चलेगा। प्रति किलोमीटर प्रति घंटे चाल पूछ रहा है तो हम भाग दे देंगे 6 से, 1 घंटे का निकाल दिए, 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब हम लोग 15वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं आज का। एक बस और ट्रेन की चाल का अनुपात दिया हुआ है, दूसरा मतलब ये भी रेशियो में ही है लेकिन स्पीड और ट्रेन ये डिस्टेंस वाला सवाल है। चलो इसे भी कर लेते हैं। एक बस और ट्रेन की चाल का अनुपात 15:27 है, साथ ही एक कार 9 घंटे में 720 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार का चाल क्या हो जाएगा, तो कार का चाल हो जाएगा, कार का चाल हो गया 720/9 यानी 80 किलोमीटर प्रति आवर। ये हो गया कार का चाल हो गया। तो बस की चाल कार की चाल की 3/4 है, मतलब 3/4 है, यानी बस की चाल क्या हो गया 3/4 यानी 60 किलोमीटर पर आवर। इसका 3/4 जैसे ही आप करेंगे यानी 3/4 तो 20 × 60 किलोमीटर प्रति आवर। तो बोल रहा है कि ट्रेन 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब ट्रेन और बस और ट्रेन के चाल का अनुपात क्या है 15:27, लेकिन हमने निकाला कि एक्चुअल में बस की जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो ये जो रेशियो में जो 15 दिया है यही 60 के बराबर है, यही है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की बराबर है, यानी 4 से गुना तो 27 चौके 108 किलोमीटर प्रति आवर। ये हो गया ट्रेन की चाल। अब हमने निकाल दिया कि 15 चौके 60 तो 27 चौके 108 किलोमीटर प्रति आवर। तो इसमें जैसे ही 7 घंटे किसे पूछ रहा है तो 7 से गुना करेंगे यानी 756, टिक करेंगे 756 को और आगे बढ़ेंगे। अब हम जो 16वां प्रश्न है बोर्ड पे उसे सॉल्व करते हैं। मैं कई बार बोल चुका हूं कि टीसीएस का पसंदीदा अगर कोई नंबर है तो वो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं के बारे में जितनी नॉलेज आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हो एग्जाम से पहले कर लो। मैं ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन और इसके मेरिट सिखाऊंगा, आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो आप बने रहिए। इसी सवाल को करते हैं कि 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का औसत लगभग क्या है। क्यों बोल रहा हूँ ये कि अगर आप पहले से पता करके नहीं रखोगे तो एग्जाम में आएगा तो इसे आपको करना ही पड़ेगा, इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं काम करता। तो 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, पूछे तो आपको यह बनाना है। और 2 इकलौती ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है, 2 3 5 7 11 13। यही 6 है जो है अभाज्य संख्याएं 15 से छोटी होती है। इसको जोड़ करके हम 6 से जैसे ही भाग देंगे तो वो इसका औसत आ जाएगा। तो जोड़ते हैं 13 7 20 और 11 और 5 3 8 2 10 20 20 10, जैसे 3 2 5 5 10 7 17 11 28 और 3 31 31 10 41 41/6 जैसे ही भाग देंगे तो 6 5 6 36 और 5 उतरा, दशमलव बैठा, 6 6 48। तो ये बस हो गया, हम इसे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसे आगे लिखने की जरूरत नहीं है, समय बचाना है, 1 सेकंड तक बचाना है। तो बढ़ते हैं आगे। अब हम अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं 17वां को। P और Q के औसत तथा Q और R का औसत के बीच का अंतर 25 है। MTS में औसत के सवाल बहुतेरे मिलते हैं। P और Q के औसत तथा Q तथा R का औसत के बीच का अंतर 25 है। तो दोनों का अगर टोटल कर देंगे, टोटल का अंतर जैसे इसका कुल P + Q का कुल और Q + R का कुल अंतर जैसे ही 2 से गुना करेंगे तो 2 से गुना करेंगे तो इनके बीच का जो अंतर होगा वो 50 के बराबर हो जाएगा। यही तो है कुल मान। कुल मान जैसे आप इसको ऐसे समझो कि P और Q का औसत अगर 1 से है, औसत है, ये समझने के लिए लिख रहा हूं मैं आपको। P और Q का ये औसत है और ये Q और R का औसत जो है y है। तो टोटल क्या होगा, यहाँ से कुल करेंगे, कुल जो वैल्यू होगा P + Q का ये 2x और ये 2y। तो जब अंतर निकालेंगे हम तो यहाँ अंतर क्या है, इन दोनों के बीच का अंतर x - y। मान लीजिए एक समय के लिए कि x बड़ा है
हमें पता नहीं है, लेकिन x बड़ा है तो x माइनस वाई जैसे ही इसमें करेंगे तो 2 में से x माइनस वाई यानी 2 गुना कर देंगे। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि इनके दोनों के बीच के कुल मान जो होगा इसका जैसे ही हम ये करेंगे अंतर तो ये 50 के बराबर होगा, यही 50 के बराबर होगा और यहाँ से Q से Q कट जाएगा, P माइनस R यही तो बोल रहा है कि P और R का अंतर, तो P माइनस R 50, तो 50 को हम टिक करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो का 18वां प्रश्न बोर्ड पे है, से हम सॉल्व करते हैं। औसत, फिर से MTS मतलब औसत। 47 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 99 है। इन संख्या में से सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? मैं बार बार बोल रहा हूं, जब भी क्रमागत हो, लगातार संख्याएं दे और उनका औसत, तो जो औसत दिया रहे तो औसत जो होता है वो सबसे बीच वाला नंबर होता है। तो 47 के सबसे बीच में क्या होगा? 24, 23 इधर, 23 इधर, एक जोड़ करके इसमें 2 से बस भाग देना होता है और कुछ नहीं। 47 प्लस 1/2 यानी 24 आएगा, 48/2 मतलब 24। तो ये 24 जो है 24वें नंबर पे कौन होगा? 99 होगा। 24वें नंबर पे 99 होगा। तो सबसे बड़ा क्या होगा? 47वें नंबर पे जो होगा, 47वें नंबर पे होगा तो इसमें 23 जोड़ना होगा। क्रमागत की बात कर रहा है तो इसमें हम 23 जोड़ेंगे यानी 122। 122 को टिक करेंगे। है नहीं जी, घबराना नहीं है, बनाना है, कॉन्फिडेंस रखना है, आगे बढ़ना है। बढ़ते हैं आगे। आज के 19वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एक्स और वाई तांबे और एल्युमिनियम की 2 मिश्र धातु है, एक्स और वाई है, ठीक है। जो धातुओं को क्रमशः मिश्र धातु है तो एक्स में 6:5 में तांबा एल्युमिनियम है और वाई में 5:9 में तांबा एल्युमिनियम है। अब बोल रहा है कि इन दोनों को बराबर मात्रा में मिला करके जेड बनाया जाता है, तो जेड में तांबा और एल्युमिनियम की मात्रा क्या होगा? तो एक्स के तांबा को वाई के तांबा को एक जगह हम जोड़ेंगे और वाई के एल्युमिनियम और एक्स के एल्युमिनियम को एक जगह जोड़ेंगे तो वो जेड का निकल जाएगा। तो करते हैं हम। तो इसे जोड़ने का क्या तरीका है? यहाँ से मतलब तांबा पहले है तो वो 6/11 हम लिखेंगे, क्योंकि ये 6 और 5 11, टोटल 11 है। उसमें 6 जो है तांबा है, किसमें? एक्स में। और जब अनुपात 1:1 है तो 1 से ऐसे गुना होता है, करो या ना करो। अगर अनुपात चेंज होगा, जितना बोलेगा, जैसे बोलता है कि x का 2 अनुपात और y का 3 अनुपात, तो यहाँ 2 से करते और y वाले में 3 से गुना करते। वैसे प्रश्न आएंगे तो मैं सिखा दूंगा। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, बस अब यहाँ से लाना है। तो यहाँ तांबा क्या है? 5/14, ठीक है। अब यहाँ आते हैं एल्युमिनियम, तो ये 5/11 प्लस ये हो गया 9/14। यही है तांबा और एल्युमिनियम, ये जेड में होगा। जेड का निकालने को बोला है। अब देखिए कि यहाँ 100 मतलब जो ऑप्शन मैं लिखते वक्त मुझे ध्यान में आ गया, आपको भी ऐसे दिमाग की बत्ती जलेगी। तो पहला पद में 139 यहाँ है, 139 2 बार है, तो इसे आप डायरेक्ट गेस नहीं कर सकते, इसलिए मैं दूसरा पद निकालूंगा, क्योंकि दूसरा पद चारों अलग अलग है, ठीक है। तो इसका हम निकालेंगे, इसको निकालते हैं। तो 14×5 = 70 और 11×9 = 99। 99 में 70 जोड़ेंगे तो 169 आएगा। 169 को हम टिक करेंगे। हम आगे बढ़ेंगे, पहले का चेक नहीं करेंगे। ये लिखते वक्त ही मेरे दिमाग की बत्ती जली, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया। जब आप भी प्रैक्टिस करेंगे आज के बाद, ये देखने के बाद, तो आपकी भी बत्ती जलेगी और आप ऐसे ही टिक करके समय कम से कम 5 से 10 सेकंड जरूर बचाओगे। तो बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग 20वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एलसीएम एचसीएफ का है। 2 संख्या के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 216 है। दोनों संख्याओं का अंतर 6 दिया हुआ है। वे संख्याएं कौन सी है? वे संख्याएं 12 और 18 है और कोई संभव ही नहीं है। वजह क्योंकि इनका अंतर 6 दिया है और किसी भी ऑप्शन में अंतर 6 इसके सिवा है ही नहीं, तो इसे टिक करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या करते? एलसीएम एचसीएफ निकालते, हम संख्याओं मान लेते, इसका फिर अंतर मान लेते और उसको सॉल्व करते। लेकिन वो क्यों करना? यही तो लाभ उठाना है। और इस तरह के कॉन्सेप्ट में बहुत सारे सवालों में बता चुका हूं, तो आप ऐसे ही ध्यान रखो। इसको सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट भी मैं बहुत सारे पिछले सवालों में बता चुका हूं, पिछले वीडियोज के भी सवालों में बता चुका हूं। तो यहां इसे ऐसे करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब हम आज के अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं इस वीडियो का, यानी कि 5 और 6 जुलाई का 2 वीडियो मैंने डाल दिया, अपलोड कर दिया, वो आप देखें
और प्रैक्टिस करें जम के। ये 7 जुलाई के तीनों शिफ्टों का नंबर सिस्टम और उससे जुड़े टॉपिक जो मैंने बताए हैं कि शुरुआत में ही आपको बताया हूं कि ये शुरुआत में करवाऊंगा कुछ वीडियोस में, और उसके बाद जो है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस और ये परसेंटेज वाला जिसमें ज़्यादा यूज होता है वो करवाऊंगा, और अंत में एडवांस और मिसलेनियस जो बचे हुए होंगे उसे करवाऊंगा। तो आज का ये 21वां प्रश्न जो है अंतिम प्रश्न है, इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करते हैं पहले, उसके बाद थोड़ी सी बात करते हैं। यदि A अनुपात B अनुपात C दिया हुआ है और B अनुपात D दिया हुआ है तो B और D दोनों जगह कॉमन है, हम बैलेंस करते हैं। हम यहाँ से निकालेंगे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, यही निकालना होता है। लेकिन संयोग से आप ये देखो कि B का मान यहाँ 2 है और B का मान यहाँ भी 2 हो, यानी दोनों तरफ ये बहरूपिया की तरह नहीं एक ही रूप में चल रहा है, इसलिए हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ से आप वैल्यू उठाओ और बस रखते जाओ बस। अगर इसलिए मैं बोला कि अगर नहीं रहा, जब भी अलग अलग रेशियो दे तो आपको एक साथ लाना पड़ेगा, तब यहाँ से आप उठा करके वैल्यू पुट करोगे। तो जब यहाँ से एक ही है, बैलेंस ही है, B दोनों जगह 2 है और यहाँ भी 2 है, तो समझो कि सब साथ ही साथ है, एक ही परिवार का हिस्सा है। और नहीं तो एक परिवार में लाते मीडिएटर B होता, वो जोड़ता, जैसे रिश्ते जोड़ते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं कि A प्लस B ACD, तो ACD ठीक है, ACD। A का मान कितना है 3, ठीक है, ये नहीं करना, अलग करता हूं ताकि देखें। A का मान 3 है, C का मान 4 है और D का मान 3 है। ठीक, ये ACD आया और C माइनस B, तो C का मान कितना है 4 और B का मान 2 यानी कि 2। इसका क्यूब का मान पूछ रहा है तो 6 चाहिए, 5 बार में कटेगा और 5 का क्यूब 125 को हम टिक करेंगे। और इस तरह ये 7, 5, 6 का मैंने पहले ही अपलोड कर दिया। 7 जुलाई का तीनों शिफ्टों का टोटल 21 एक तरह के प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपका फिनेंशियल स्थिति मजबूत करने का और बड़े से बड़े पोस्ट की तैयारी में लगे रहने का, तो आपको इस बार MTS हवलदार का मतलब तोड़ देना है, एग्जाम में फोड़ देना है, जा करके ऐसी तैयारी करना है। और आप मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू।